देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने लास्ट कंक्लूजन ये ली थी कि 3 डिग्री अल्कोहल्स आर वीकेस्ट एसिड, देन 2 डिग्री अल्कोहल्स, देन 1 डिग्री अल्कोहल, देन मिथेनॉल। ठीक है बच्चे, ये था इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। और ये इंक्रीजिंग एसिडिक भी होगा, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस क्लीवेज भी होगा। मतलब अल्कोहल का जो एच क्लीवेज की रिएक्शन आपने पढ़ी है उसमें मीथेनॉल की रिएक्शन फास्टर होगी और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन स्लोएस्ट होगी। और ऐसा क्लीवेज आपने इन केस में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, इवन एल्यूमिनियम एज वेल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। हमने इन केसेस में अल्कोहल का एच क्लीवेज पढ़ा था। तो अगर ये एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर है तो ये COH क्लीवेज का भी ऑर्डर हो गया। देखिए, अभी मैंने एक सवाल पूछा था क्लास शुरू होने से पहले, कई बच्चे ने गलत दिया। मैं चाहता हूं उसको भी मैं एक रिवाइज करवा दूं, एक कंसेप्ट सिखा के। एक कंसेप्ट सीखिएगा, वो काम आएगा। 11th क्लास में आप एक कंसेप्ट सीखते थे। कंसेप्ट ये था, अगर ये कंसेप्ट आपको याद होता तो मेरा सवाल का जवाब क्लास के शुरुआत में आप लोग गलत नहीं देते। कंसेप्ट ये था 11th क्लास में कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ छोड़ने के बाद जो भी कंजुगेट बेस बनेगा, ऑब्वियस है बेस ही होगा वो, तो जो भी कंजुगेट बेस बनेगा ये वीक बनेगा। और वीकर एसिड जो भी होगा उसका स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस बनेगा। ये बात क्लियर है बच्चे? ये बात 11th क्लास में आप पढ़ते थे। गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाँ जी बच्चे, ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, राइट? स्ट्रॉन्गर एसिड कंजुगेट बेस वीक, वीकर एसिड कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे HCl आप सभी जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl से कंजुगेट बेस क्या बनेगा? Cl-, यानी कि ये एक वीक बेस है। और HCN ये एक वीक एसिड है। तो इससे जो कंजुगेट बेस बनेगा ये क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ये बात आप 11th में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? तो अब इस बात को यहां पे अप्लाई करने में क्या दिक्कत है?
अभी हमने देखा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं ये वीकेस्ट एसिड है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का कंजुगेट बेस क्या बनेगा? लास्ट क्लास में यहां पे अंत किया था मैंने, जो अब करा रहा हूं क्वेश्चन। ये 3 डिग्री अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, ये 2 डिग्री अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, ये 1 डिग्री अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, ये मिथेनॉल का कंजुगेट बेस है। तो फिर क्या लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हुआ? 3 डिग्री का हुआ नहीं हुआ? इंक्रीजिंग बेसिक करेक्टर। याद है लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन अंत में हुआ था। इसका रीजन दे देता हूं। इसका रीजन ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप होने की वजह से O पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेगेटिव तो पहले से था, पर नेगेटिव डेंसिटी पीछे से और आ जाएगी, तो O बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, O बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके आसपास अगर H प्लस मंडराएगा, या इसके आसपास अगर H प्लस मंडराएगा, तो कौन H प्लस को जल्दी अट्रैक्ट करेगा आप समझते हैं? और जो H प्लस को जल्दी अट्रैक्ट करेगा वो स्ट्रॉन्गर बेसिक होगा मेरे बच्चे। क्लियर है बात? यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि अल्कोहल में कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। अब हम बात करते हैं फिनोल की। फिनोल की जो फिनोल होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक अल्कोहल। जैसे मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। क्वेश्चन कम्स व्हाई। देखिए, इसकी जो रीजन है बड़ा सिंपल है। ये रहा फिनोल, और यहां पे O के पास लोन पेयर है, और जब फिनोल अपना H प्लस लूज करेगा तो कंजुगेट बेस ये बनाएगा। देखें, फिनोल जब अपना H प्लस लूज करेगा तो कंजुगेट बेस ये बनाएगा। राइट? O पे पहले कितने लोन पेयर थे? 2। एक और आ जाएगा क्योंकि उसने H के इलेक्ट्रॉन को भी लूट लिया। इसको कहते हैं फिनोक्साइड आयन। फिन फिन मतलब फिनाइल के लिए, O के लिए ऑक्साइड, तो नाम हो गया फिनोक्साइड आयन। अगर आप इस फिनोक्साइड आयन को ध्यान से देखें तो यहां पे रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि O का जो लोन पेयर था, जो मैंने रेड कलर से दिखाया, वैसे तरीका तो ये सही नहीं है। जो मैं कलर, अगर कलर की बात करूं तो जो लोन बेंजीन का डबल बॉन्ड है वो यहां आ गया। अगर मैं थोड़ा कलर के हिसाब से समझाऊं, बेंजीन के पास एक बॉन्ड तो था ही था, पर O का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, अगर मैं कलर के लिहाज से समझाऊं तो। क्योंकि अब आप मेरे सामने नहीं है तो मुझको थोड़ा सिंबॉलिक टीचिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये O रह गया, O के पास 3 लोन पेयर थे, अब कितने रह गए? 2। और एक लोन पेयर कहां इस्तेमाल हो गया बच्चे? डबल बॉन्ड बनाने में। अब O का नेगेटिव चार्ज भी ऑर्थो पोजीशन पे आ गया विद लोन पेयर, यानी कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर उठ के ऑर्थो पोजीशन पे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये ऑर्थो का जो लोन पेयर है यहां डबल बॉन्ड बना दो। डबल के साथ डबल तो हो नहीं सकता, तो ये जो डबल है खिसका के यहां बिठा दो, तो देखो क्या बनता है। तो लोन पेयर यहां आ गया, डबल यहां आ गया, ये डबल पहले से था,
ये हमने छेड़ा नहीं अभी तक तो इसको। ओ विद 2 लोन पेयर नाउ। अब क्या होने वाला है, अब ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, डबल को खिसका के इधर लगा दो, वापिस ऑर्थो पे आ गए। ये सेकंड स्ट्रक्चर का ही रेप्लिका है ये। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कंजुगेशन मेंटेन करनी है बस, कंजुगेशन को खत्म मत कर देना। और ये वापिस डबल बॉन्ड तो था ही था, हमने इसको छेड़ा ही नहीं था। और वापिस जाएगा बैक टू पवेलियन, आ जाओ। राइट, ये कैसे बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड बना देंगे और ये वापिस खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, ओ विद अगेन 3 लोन पेयर। तो आपको क्या लगता है, ये जो कंजुगेट बेस बना, ये रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस स्टेबिलिटी देती है। तो मैं कह सकता हूं दिस फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और मैंने आपको एक बात और बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर एक एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो फिनोल के स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह क्या है, क्योंकि फिनोल का जो कंजुगेट बेस है फिनोक्साइड आयन, इट इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। वेयरएज इन एलिफेटिक अल्कोहल, अगर आप एलिफेटिक अल्कोहल की बात करते हैं, वेयरएज क्योंकि क्वेश्चन में कंपैरिजन किससे करा रहे हैं हम, एलिफेटिक अल्कोहल से। वेयरएज एलिफेटिक अल्कोहल like this, their conjugate base is highly destabilized। इनका conjugate base highly destabilized क्यों होता है, क्योंकि O पे नेगेटिव होता है और R का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उसको और डिस्टेबलाइज कर रहा होता है। their conjugate base is highly destabilized due to electron donating effect of alkyl group, therefore phenol is stronger acid than aliphatic alcohol। और अगर आप फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे फिनोल में जो O का नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो गया है। फिनोल का जो नेगेटिव चार्ज है, याद है मैंने क्या कहा था, चार्ज अगर डिस्पर्स हो तो स्टेबिलिटी होती है, चार्ज अगर इंटेंसिफाई हो तो अनस्टेबिलिटी होती है। तो मैं आंसर ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक अल्कोहल बिकॉज इन केस ऑफ फिनोल, फिनोक्साइड आयन which is formed after loss of proton is highly stabilized by resonance, whereas in case of aliphatic alcohol, alkoxide ion, this is alkoxide ion, alkoxide ion is highly destabilized due to electron donating effect of alkyl group। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए अब हम एक और सवाल करेंगे कि अगर हम फिनोल की बात करें और पैरानाइट्रोफिनोल की बात करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और क्यों? आंसर है पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है जरा देखते हैं। देखो फिनोल का कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ये बनेगा, राइट। और पैरानाइट्रोफिनोल का कंजुगेट बेस ये बनेगा। आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है? विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और वैसे भी 3 ताकतवर एलिमेंट का मिलन है ये, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बस फिर सामने वाले को छोड़ेगा थोड़ा, बख्शेगा थोड़ा। तो नाइट्रो ग्रुप बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, तो आप बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रो ग्रुप जब विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस पे ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को लूट के कौन ले जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। और अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है तो फिर क्या होता है, स्टेबलाइज्ड कंजुगेट बेस टू हायर एक्सटेंट। और जहां कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए वहां पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता नहीं बढ़ता। तो आंसर जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डी क्यूब सिखाया था, डी क्यूब, अगर आपको याद हो।
कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो आप डिस्टेबलाइज करेंगे कंजुगेट बेस को और डिक्रीज करेंगे एसिडिक करेक्टर को। पर अब यहां पे सवाल आ गया विड्रॉइंग ग्रुप का, यानी कि डोनेटिंग की जगह विड्रॉइंग लगेगा। आप बताओ फिर अगली लाइन क्या हो जाएगी? डिस्टेबलाइज कंजुगेट बेस की जगह हो जाएगा स्टेबलाइज कंजुगेट बेस। वो आप देख ही पा रहे हैं, नाइट्रो के लगने से कंजुगेट बेस स्टेबल ही तो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। और फिर डिक्रीज की जगह तीसरा शब्द क्या हो जाएगा? Increase. इंक्रीजेस एसिडिक करेक्टर। तो आंसर जरा ध्यान से सुनिएगा कि दैट पैरानाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल ड्यू टू, आप पहले शब्द पे गौर करिएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप which will stabilize conjugate base and hence will increases acidic character। आपको नहीं लगता मैंने डी क्यू को उल्टा कर दिया इस क्वेश्चन में? ठीक है मेरे बच्चों। Yes, sir. देखिए अब आप समझते ही हैं कि भी फिनोल में नाइट्रो लग गया तो स्ट्रोंगर एसिड हो गया, और अगर इसी फिनोल में डोनेटिंग ग्रुप लगता तो क्या होता? आ जाओ, ये रहा फिनोल और ये रहा पैरामिथॉक्सीफिनोल। अब आप जानते हैं मिथॉक्सी होता है डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देता है। तो डी से डोनेटिंग, बस डी से डिक्रीज। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? फिनोल का कंजुगेट बेस क्या बनेगा? या बात याद है ना कि जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका कंजुगेट बेस अनस्टेबल होता है वो वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है। अब ये देखो मिथॉक्सी है, अब मिथॉक्सी का इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज को और नेगेटिव नहीं कर देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो गया तो फिर डिस्टेबलाइज्ड कंजुगेट बेस हो गया, और जहां कंजुगेट बेस डिस्टेबलाइज हो गया डिक्रीजेस एसिडिक करेक्टर हो गया। आंसर ध्यान से सुनिएगा। पैरामिथॉक्सीफिनोल इज वीकर एसिड देन फिनोल बिकॉज ऑफ, पहला शब्द ध्यान से 3D लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप which will destabilize conjugate base and hence decreases acidic character। समझ आ गया बच्चे आंसर? Yes, sir. और आज से कुछ साल पहले बोर्ड में क्या आया? आप कहेंगे सर ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मुझको तो उसका आंसर भी नहीं कराना चाहिए। बोर्ड में क्वेश्चन ये आया कि फिनोल है और सॉरी पैरामिथॉक्सीफिनोल है और पैरानाइट्रोफिनोल है। आउट ऑफ दीज टू विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई? तो आंसर इज पैरानाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड पैरामिथॉक्सीफिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप which will stabilize the conjugate base and hence will increase the acidic character, whereas in paramethoxyphenol there is an electron donating effect of methoxy group which will destabilize conjugate base and hence will decrease acidic character। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा, और जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतने ज्यादा इंक्रीज होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं फिनोल के एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड। मान लो ये फिनोल है, ये पैरानाइट्रोफिनोल है
पैरामिथॉक्सी है, टू फोर डाइनाइट्रोफिनोल है, चार पांच मॉलिक्यूल लिख दिए मैंने यहां पर। एक, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको क्या पांच नहीं लगता मेरे बच्चे? क्योंकि इसमें तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबलाइज नहीं होगा। पांच के बाद किसकी नंबर है? चार का, फिर दो का। अब बताओ दो के बाद कौन सा वीकर एसिड होगा? सोचो। वन वन। और वन सबसे वीकेस्ट एसिड मिथॉक्सी वाला हो जाएगा, क्योंकि मिथॉक्सी में डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, राइट? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पिछले सारे क्वेश्चंस को जोड़ के एक नया क्वेश्चन बनाता हूं। मान लो आपके पास मिथेनॉल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, फिनोल है, पैरामिथॉक्सीफिनोल है, नाइट्रोफिनोल है, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल है, 2 डिग्री अल्कोहल भी है, वन डिग्री अल्कोहल भी है, फिनोल विद 2 नाइट्रो ग्रुप भी है। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है, अगर हम इनको सभी को जोड़ें, वन, इनको नंबरिंग कर देते हैं ना, बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे, 4 5 6 7 एंड 8, तो इनमें से सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा लगता है आपको? सेकंड सेकंड। सेकंड। क्यों? 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल वीकेस्ट होते हैं बच्चे, राइट? बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री बेट हमने नंबरिंग गलत कर दी, चलो इसको 9 दे दूं। चलो फिर नंबर 9 आ गया। 9 के बाद कौन आएगा? 1 डिग्री। क्या है 1 डिग्री? 7। फिर मिथेनॉल। अब बताओ किसका नंबर आएगा? फोर का 4 का, क्योंकि एरोमेटिक है पर डोनेटिंग लगा है, डोनेटिंग थोड़ा सा वीक हो जाता है ना। फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 8 का, एंड देन 8 फिर 8 का। ये बताओ, ये बताओ, 6 क्रीजिंग का एसिडिक करेक्टर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों। और जो 6 है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका एक कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमने इसके नाम के पीछे एसिड लगा के इसको इज्जत क्यों बख्शी। क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगने से इसका एसिडिक करेक्टर काफी हद तक बढ़ जाता है, और इवन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ तक इसका एसिडिक करेक्टर पहुंच जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने अगले चैप्टर में पढ़ने हैं। तो 3 नाइट्रो ग्रुप का मैजिक है ये। ठीक है मेरे बच्चों।
फर्स्ट सर हमने एक क्या पढ़ा? नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस भी बता दो कैसे होएगी नाइट्रो ग्रुप में जब रेजोनेटिंग वो स्ट्रक्चर मैं बनेंगे लास्ट तो। अल्काइल हलाइड में करा के आया बेटा, वहां जाके दोबारा देखो। नाइट्रो ग्रुप के लगने से रेजोनेंस कैसे होती है वो अल्काइल हलाइड में करा के आया हूँ। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, वहां डिस्कस किया हुआ बच्चे हमने। देखिए हमने सबसे पहला क्लीवेज किया है COH क्लीवेज, सेकंड इज COH क्लीवेज, ये वाला क्लीवेज करना है, ये वाला क्लीवेज करना है, मतलब ठीक उल्टा जो हमने पहले स्टेप में पढ़ा है, ठीक उल्टा क्लीवेज है। पर आप एक बात सोचो, अगर ऐसा क्लीवेज हुआ, अगर ऐसा क्लीवेज हुआ तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन तो O की तरफ ही जाएंगे, C की तरफ तो जाएंगे नहीं। अगर O की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा, समझ में आया? बाहर OH निकल गया, यानी कि ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्लीवेज, ये ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। अब बताओ सबसे स्टेबल कार्बोकटायन किसका होता है? 1 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन। विच कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल? 3 डिग्री। सभी सहमत हो 3 डिग्री पे? यस सर। चलो आपको एक बात और बता दूं, 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल क्यों होते हैं? लो दोबारा सीख लो, अभी ताजा ताजा एक कंसेप्ट सीखा ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, और ये मिथाइल कार्बोकटायन है। हमें इनकी स्टेबिलिटी पता लगानी है ये सारे अनस्टेबल ही, गलत फहमी में मत आना, है ये सारे अनस्टेबल ही। हाँ, एक दूसरे के मुकाबले कितनी स्टेबिलिटी है वो कंपेयर कर रहे हैं हम। अब बताओ अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव चार्ज देगा ना, तो अब बताओ पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, इंटेंसिफाई होगा? बताओ डिस्पर्स होगा नहीं होगा? इस पे ज्यादा डिस्पर्स होगा या इसमें ज्यादा डिस्पर्स होगा? इसमें। राइट? तो जिस पे ज्यादा डिस्पर्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और 1 डिग्री में एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, और मिथाइल में तो कोई है ही नहीं उसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए। मतलब इसके पास तो स्ट्रेस में या तनाव में कोई है ही नहीं जो इसका दुख हल्का कर सके। 3 डिग्री में तो 3 अल्काइल ग्रुप लगे थे जो पॉजिटिव चार्ज को आके डिस्पर्स करके और स्टेबलाइज करके इंटरमीडिएट को। तो आउट ऑफ दिस 4 विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, और आई कैन से विच इज मोस्ट स्टेबल? 3 डिग्री से 3 डिग्री। 3 डिग्री। दिस इज इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, आज मैंने अंतिम बार सिखा दिया आपको। और जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा, और जो कार्बोकटायन अनस्टेबल होगा वो मुश्किल से बनेगा, और ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सबसे जल्दी कार्बोकटायन किसका बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री। अगर इसका कार्बोकटायन सबसे जल्दी बनेगा तो सबसे जल्दी प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट होगा? 3 डिग्री वाला। तो इस केस में कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी ये वाला क्लीवेज करेगा? ये वाला क्लीवेज 3 डिग्री का, क्योंकि 3 डिग्री
कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है और इस तरह के क्लीवेज में कार्बोकेटाइन बनता है। तो यानी कि मिथेनॉल सबसे लीस्ट रिएक्टिव, देन इथेनॉल, देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल and then tertiary butanol. This is increasing reactivity towards क्या? Increasing reactivity towards COH cleavage. और यहां पे क्वेश्चन बनता है why 3 degree alcohol undergo दिस काइंड ऑफ क्लीवेज विद अ फास्टर रेट। आंसर ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, मेरे नोट्स में तो है ही है, आपने बोलना है बिकॉज ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्लीवेज, कौन सा काइंड ऑफ, ये आपने कहना ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्लीवेज द इंटरमीडिएट फॉर्म दिस कार्बोकेटाइन एंड 3 degree कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अभी भी आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि सर 3 degree कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है तो फास्टर रिएक्ट क्यों करेगा? कोई है ऐसा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको नहीं लगता ये ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो गया? मतलब जब हम एच क्लीवेज की बात कर रहे थे 3 डिग्री पीछे थे और मिथेनॉल सबसे आगे था, कौन से क्लीवेज में? दिस क्लीवेज में। और जब मिथेनॉल पीछे हो गया और ये कौन सा क्लीवेज हो गया? COH क्लीवेज। ठीक है, मैं एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर देता हूं कि क्यों 3 डिग्री एल्कोहल का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो क्यों फास्टर रिएक्ट करेगा? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब होता है लेसर एनर्जेटिक, मतलब जो कम एनर्जी से भी बन जाए, राइट? तो मान लो आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं और इस टेस्ट ट्यूब में है मिथेनॉल, इसमें है इथेनॉल, इसमें है 2 डिग्री एल्कोहल, और इसमें 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है जी। और हम करा रहे हैं OH क्लीवेज, ये वाला क्लीवेज करवा रहे हैं। तो जब ये क्लीवेज करवाएंगे तो इनको OH निकालना पड़ेगा। जब OH हटेगा तभी तो कोई आएगा। जब OH हटेगा तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा? इस टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा? इस टेस्ट ट्यूब में ये बनेगा। अभी इसके ऊपर हमला होना है किसी नेगेटिव का। जब हमला होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब तो इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? अभी मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से भी सिखाया। 3 डिग्री वाला। हाँ जी, शाबाश। दिस इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है? इट इज लेसर एनर्जेटिक, मतलब लेस एनर्जी से बन जाएगा। मतलब अगर हम सबको कम हीट कर रहे हैं, सबको कम हीट कर रहे हैं, लो सबको बराबर हीट कर रहे हैं, तो कम एनर्जी से कौन बनने का सक्षम है? कौन सा ऐसा है जो कम एनर्जी से भी बन सकता है?
ये वाला। 3 तो डिग्री। इस 3 एनर्जी degrees. से, इस एनर्जी से ये तो बन जाएगा, पर क्या इस एनर्जी से ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आपको इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लो ज्यादा दे दी। इसको बनाने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लो और ज्यादा एनर्जी दे दी, तब जाके अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। और इसको बनाने के लिए तो आपको और ज्यादा अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये बनने में सफल होगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन जल्दी बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में? 3 डिग्री। 1 2 3 4, फोर्थ कार्बोकेटाइन ये सबसे जल्दी बन जाएगा। और अगर ये बन गया, कार्बोकेटाइन का जो लाइफ स्पैन होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, मतलब इसने बनते ही भागना है। जैसे ही बनेगा इस पे कोई भी नेगेटिव आयन अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक ये बने भी नहीं होंगी। और जो बच्चे, मैं उन बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा जो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हैं। कई बच्चे हैं जो इस ग्रुप में है जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा पर मैं जानता हूँ हैं यहाँ पर बैठे हैं इस समय, ज्यादातर तो वही हैं। अब बताओ बच्चों, आपको केमिकल काइनेटिक्स में जब ग्राफ करवाया था एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ये ग्राफ था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। मान लो ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का है और ये कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी चाहिए। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए ये एनर्जी चाहिए। तो कौन सी एनर्जी कम मांग रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कह रहा है मैं कम एनर्जी से बन जाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा स्टेबल हूं, मतलब मेरे में एनर्जी कम है, मेरे को थोड़ी सी एनर्जी से बन जाएगा। तो जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उतनी एनर्जी से क्या ये बन जाएगा? नहीं बनेगा। और एनर्जी से भी नहीं बनेगा, और से भी नहीं बनेगा, और से भी नहीं बनेगा। तब तक तो 3 डिग्री अल्कोहल वाला रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बनके शांत भी हो चुका होगा। वो तो ऑब्वियस है। अगर मैं थोड़ी मैथमेटिकली बात करूं कि अगर ये कार्बोकेटाइन बनाने के लिए आपको मान लो, थोड़ा सा मान लो, ये कार्बोकेटाइन बनाने के लिए आपको 60 डिग्री की जरूरत है और इस कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए आपको 250 डिग्री की जरूरत है, तो पहले कौन सा बनेगा भाई? 250 वाला, 60 वाला? 60 वाला। बस वो बनते ही भाग जाएगा क्योंकि लेस एनर्जी से बन जाएगा वो। तो अब ये डाउट तो दोबारा किसी को नहीं है कि वाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एंड वाई इट इज रिएक्टिंग विद अ फास्टर रेट। कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है, उसने बनते ही भागना है। और अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है मतलब जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा मतलब एक और बात भी है, जल्दी भागेगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे रिएक्शन शुरू करूं कार्बोकेटाइन की। चलिए देखिए, आपने ये रिएक्शंस ना पढ़ी हैं पिछले चैप्टर में, और जो चीज आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो कम से कम उनका जिक्र मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं वो आपको आता है। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। क्या नाम था इसका? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट नाम था इसका। और हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बिना हीट के बनेगा नहीं क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो CH3 CH2 प्लस के ऊपर कौन आके अटैक कर देगा? Cl माइनस HCl का, और वाटर बाहर निकल जाएगा। और यही अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो अब बताओ, ये रिएक्शन जो अब लिख रहा हूं फास्टर होगी या ऊपर वाली रिएक्शन फास्टर होगी? विच रिएक्शन विल बी फास्टर? नीचे वाली। Second. नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली में कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। ऊपर वाली में कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री कहता मैं जल्दी बन जाऊंगा क्योंकि मैं स्टेबल हूं, और जल्दी बनेगा फिर जल्दी भागेगा भी।
और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये कुछ नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं, पूरा लिख के आना। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl, OH माइनस निकल जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक कर देगा? Cl। तो आप एक बात सोचो, अगर मैं आपको लैब में 3 बीकर दूं, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री है, और आपको ये छुपा दूं, किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है और किसमें 3 डिग्री है, मैं आपको ना बताऊं, मैं कहूं जाओ बच्चों बताओ किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, फाइंड आउट। अब आप उन तीनों में लुकास रिएजेंट डालोगे, लुकास रिएजेंट डालते ही किसी एक बीकर में उसी वक्त टर्बिडिटी आ जाएगी, उसी वक्त रिएक्शन हो जाएगी, उसी वक्त डालते ही। तो ऑब्वियस है जिसमें डालती रिएक्शन होगी वो कौन सा बीकर रहा होगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री का। तो इसको हम कहते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी, मिल्कीनेस आती है, क्योंकि अल्काइलाइड जो होते हैं वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, तो टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा, धुंधला सॉल्यूशन बनेगा। जैसे वाटर है ना, तो टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा इस तरीके का, अल्काइलाइड उसमें घूमता रहेगा, मिल्कीनेस रहेगी उसमें, क्योंकि डिजोल्व होगा नहीं वो, और ये इमीडिएट आ जाएगी, उसी वक्त टर्बिडिटी आ जाएगी। तो इमीडिएट टर्बिडिटी देने वाला कौन सा बीकर था? 3 डिग्री का। और किसी एक बीकर में 3 से 5 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी। वो कौन सा बीकर रहा? 2 डिग्री। 2 डिग्री का। और जिसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी वो 1 डिग्री। आप जानते हैं इसमें टर्बिडिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने हीट नहीं किया। आप ध्यान दो, जो मैंने लेफ्ट साइड पे रिएक्शंस लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें फर्स्ट रिएक्शन में हीट लिखा है, यानी कि अगर मैं हीट ना करूं तो क्या होगा? इफ नॉट हीटेड तो क्या होगा? क्या रिएक्शन होगी? नो सर। नहीं होगी, इसीलिए नो टर्बिडिटी लिखा, मतलब कोई टर्बिड नहीं होगा सॉल्यूशन, कोई मिल्कीनेस नहीं आएगी। तो एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स? यूजिंग लुकास टेस्ट। तो एक कमी जो मैं देखता हूं, वो मैं नहीं चाहता आप में रहे, मैं दोबारा से बात बोल देता हूं। तो लुकास टेस्ट में आपने स्टेटमेंट तो देनी ही देनी है जो मैं अभी बोल रहा हूं, उसके साथ साथ रिएक्शन भी लिखनी है। आपने कहना है व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल अलाउड टू रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट देन देयर इज नो टर्बिडिटी, whereas 2 degree alcohol gives turbidity after 3 to 5 minutes and 3 degree alcohol gives immediate turbidity। ये स्टेटमेंट देने के बाद आपको सपोर्टिंग रिएक्शन भी लिखनी होती है कि 1 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट, अगर हीट नहीं करेंगे तो फिर नो टर्बिडिटी लिख देना है यहां पर, नो टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट, टर्बिडिटी आफ्टर 3 to 5 minutes। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट, इमीडिएट टर्बिडिटी। तो ये बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आप उठा के देखें 10 years आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सरल है। ठीक है बच्चे, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो मेरे नोट्स में प्रॉपर टेस्ट लिखा हुआ है कि टेस्ट कैसे लिखना है। तो प्लीज, जैसे मैं टेस्ट चेक कर रहा था आप लोगों के, आपने नेम रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखी है, रिएक्शन ही लिखी है, किसी ने रिएक्शन लिखी है, स्टेटमेंट नहीं लिखी है। तो ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, स्टेटमेंट के साथ साथ रिएक्शन भी जरूर लिखिए। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, गिव अ केमिकल टेस्ट
between secondary butyl alcohol and tertiary butyl alcohol, इन दोनों का टेस्ट देना है। तो बच्चे टेस्ट में क्या करते हैं, मन गढ़ंत रिएक्शन उठा के लिख देते हैं, ऐसे नहीं चलते टेस्ट। आपने क्या करना है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको आता है वो बनाना। OH वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन की चेन लगा दी तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा, OH वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन की चेन है, पर ब्यूटाइल है तो टोटल 4 चाहिए। चौथा कार्बन कहीं भी लगा दो, या लेफ्ट में राइट में, मैंने राइट में लगा दिया। तो इन दोनों का टेस्ट करने का तरीका क्या है, आप इन दोनों में लुकास रिएजेंट डालो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। इसमें OH हट के Cl आ जाएगा, और कितनी देर में रिएक्शन होगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। इसमें OH की जगह Cl तो आ जाएगा, दिस इज टर्बिडिटी आफ्टर 3 to 5 मिनट्स। ये कभी कभी 3 to 6 महीने भी हो जाता है, डिपेंड करता है सर्दियों में कर रहे हो गर्मियों में कर रहे हो। सर्दियों में कर रहे हो तो 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, गर्मियों में कर रहे हो तो 3 से 4 मिनट में ही टेस्ट हो जाता है। सर यहाँ पे हम SOCl2 भी डाल सकते हैं ना, मतलब और भी कोई वो डाल सकते हैं ना रिएजेंट जिससे ये रिएक्शन होती है। हाँ, ये बहुत कॉमन एरर है जो बच्चा बोल रहा है कि सर हम SOCl2 भी डाल सकते हैं ना जिससे कॉमन रिएक्शन होती है। नॉर्मली केमिकल टेस्ट में, बेटा प्रसून अपना माइक ऑफ करो। नॉर्मली केमिकल टेस्ट में बच्चा क्या करता है, कोई भी मनगढ़ंत रिएक्शन उठा के लिख देता है, कोई भी मनगढ़ंत। जैसे मान लो उसने HBr के साथ रिएक्शन लिख दी, ऐसा गलती से मत करना। या मान लो SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दी, ऐसा गलती से मत करना। जब भी आपसे केमिकल टेस्ट पूछा जाए, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम ऑब्जर्वेशन। अब बताओ इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ भी नहीं। देयर मस्ट बी सम। SOCl2 में क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, कुछ भी नहीं। PCl3 में क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ भी नहीं। तो टर्बिडिटी PCl5 में किसकी क्या वजह ऑब्जर्व से करोगे? आती है, टर्बिडिटी किस, टर्बिडिटी अल्काइल हैलाइड के बनने से आते हैं। हाँ तो अल्काइल हैलाइड तो उसमें भी बनेगा ना। हाँ, पर Cl की टर्बिडिटी ज्यादा होती है बच्चे। हेलोजन में क्लोरीन है, वाइट टर्बिडिटी रहता है। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा टेस्ट हूँ अगर हम में SOCl2 डालते हैं ऑब्जर्वेशन, तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा। इसमें अगर हम SOCl2 डालते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। प्रसून अपनी पुराने चैप्टर की कमियों को मत ऐड करो, ये बनेगा इसमें। SOCl2 में HCl गैस है, उड़ जाएगा, SO2 गैस है, उड़ जाएगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको, बताओ क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको। फर्स्ट चैप्टर ढंग से रिवाइज करो बेटा आप। सॉरी सर, लेकिन मैं बस पूछना यही चाहता हूँ कि जो मेन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर, ठीक है मेरा डाउट है, ये एक्चुअल में डाउट है, क्लियर नहीं हुआ अभी तक। हाँ हाँ प्रोडक्ट जो हाँ बीकर में हाँ, रह जाएगा वो तो यही रहेगा ना, प्रोडक्ट तो ये दोनों तो उड़ क्या जाएंगे। रहेगा, क्या रहेगा बेटा। ये CH3C जो इसमें बना है, टर्शरी किसमें ब्यूटाइल बना बेटा, क्लोराइड जो बना है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये जो बना है, हाँ जी,
ये हाँ तो हाँ बीकर में प्रोडक्ट रह ही जाएगा ना। हाँ, प्लस वाटर होगा ना, तो इन ओके दोनों की सर। टर्बिडिटी होगी। पर SO2 HCl में किसकी टर्बिडिटी होगी? किसी की भी नहीं, ये दोनों तो उड़ जाएंगे, गैस हैं तो केमिकल टेस्ट में देयर मस्ट बी सम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देयर मस्ट बी सम पीपीटी, देयर मस्ट बी सम एफरवेसेंस, देयर मस्ट बी सम ऑर्डर ऑफ सम गैस। जैसे आप स्कूल में करते होंगे फॉल स्मेल, पंजेंट स्मेल, रोटोनेक स्मेल। एफरवेसेंस में करते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफरवेसेंस। पीपीटी में करते होंगे व्हाइट पीपीटी, ब्लैक पीपीटी, येलो पीपीटी। तो केमिकल टेस्ट में आपने वो रिएक्शन लिखनी है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आए। विदाउट ऑब्जर्वेशन कोई भी केमिकल टेस्ट मत लिख के आएगा। ये तो एक कॉमन मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक मैं बताता हूं। जब ये क्वेश्चन आता ना, डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बच्चा लिखता है दीज टू कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, लो जी, इसमें क्यों नंबर मिलेंगे बच्चे को? ल्यूकास टेस्ट नहीं लिखना, ल्यूकास टेस्ट लिखना है। मतलब समझ में मैंने क्या बोला? मतलब मैं कह रहा हूं कि ल्यूकास टेस्ट नहीं लिखना, पर आपको ल्यूकास टेस्ट लिखना है। समझ आया मैंने क्या कहा? मतलब LUCATEST नहीं लिखना, ल्यूकास टेस्ट की रिएक्शन लिखनी है उठा के। तो बहुत से बच्चे लिख देते हैं दीज टू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ल्यूकास टेस्ट। प्लीज रॉन्ग आंसर। ये वो बच्चे होते हैं जो नकल मारते हैं एग्जाम में, आगे पीछे से पूछते हैं। बच्चा दूर से पूछता है ओ भाई इसका आंसर बताइयो, और वो भाई दूर से क्या बोलेगा? और वो भाई दूर से ये पूरी रिएक्शन बोलेगा या दूर से क्या बोलेगा? ये बोलेगा। वो दूर से लुकास टेस्ट बोलेगा। तो बच्चा पढ़ के तो आया नहीं, वो क्या लिखाएगा? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट मतलब LUCATEST, ऐसे थोड़ा ना होगा बच्चे। सेकंड टेस्ट, एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री है। एन प्रोपाइल अल्कोहल ये होता है स्ट्रेट चेन का अल्कोहल, नॉर्मल। और आइसोप्रोपाइल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को बच्चों? दोनों में क्या डाल देंगे? लुकास रिएजेंट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ऐसे नहीं करना, पूरा लिख के आना। तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? नो टर्बिडिटी। और 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आफ्टर 3 to 5 मिनट्स। आप चाहो तो बना दो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बना दो। दिस विल ऑब्टेन एंड टर्बिडिटी विल ऑब्टेन आफ्टर 3 to 5 मिनट। और 1 डिग्री अल्कोहल में कोई भी टर्बिडिटी आएगी नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये टेस्ट में थोड़ा ध्यान रखना। जैसे पिछली क्लास में बच्चा कह रहा था सर इसकी भी लिस्ट बनानी है, तो मैं कहूँगा कि टेस्ट की भी लिस्ट बनाओ, केमिकल टेस्ट की। ये एक लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपको याद रहेगा किसकी लिस्ट बनानी है, किसकी नहीं बनानी, कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना। रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं तो इसलिए मैं जल्दी चलूंगा। ये रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? HBr। HBr कैसे? H इसका और Br इसका। जब HBr निकल जाएगा तो बचेगा क्या? एक सोडियम बचेगा, सल्फ्यूरिक का H बचेगा और सल्फेट बचेगा, सोडियम बाई सल्फेट बचेगा। और HBr कहाँ अटैक कर देगा? OH के साथ वाटर ले जाएगा और Br हमला यहाँ कर देगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा? CH3CH2 Br। ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं। हालांकि आपने एक रिएक्शन और पढ़ी है, अल्कोहल विद KI एंड फॉस्फोरिक एसिड। अभी पूछता हूं मैं एक पिछले चैप्टर का एक सवाल। अल्कोहल विद KI एंड फॉस्फोरिक एसिड। KI और फॉस्फोरिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं? इसका H और इसका I, ये HI प्रोड्यूस करते हैं। और बच क्या जाता है? बच जाता है K, 2H और PO4। ये समझ में आया कैसे बच गया? क्योंकि H3PO4 का एक H चला गया।
बचा क्या? HI। HI में H और OH वाटर बना के बाहर और इथाइल आयोडाइड प्रोड्यूस होगा। मैं जो सवाल पूछूंगा बताइएगा किसको आता है, यस या नो में जवाब दीजिएगा कि सर मैं दूंगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये है वाई H3PO4, ये इस चैप्टर का सवाल नहीं है तो मैं इसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसको। वाई फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड, सॉरी वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड। सर आता है। टू प्रिपेयर RI, मतलब RI बनाने के लिए सल्फ्यूरिक की जगह ये फॉस्फोरिक क्यों लिया? हम यहाँ पर KI के साथ सल्फ्यूरिक भी तो ले सकते थे, तो सल्फ्यूरिक लेने से भी काम चल जाता, H और I तो ये भी निकाल देता। जो HI ये बना रहा था वो HI ये भी बना रहा है, पर हमने HI को प्रोड्यूस करने के लिए KI प्लस सल्फ्यूरिक की जगह KI प्लस फॉस्फोरिक का इस्तेमाल क्यों किया? मैं उधर आता हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, फिर मैं उधर आके आपसे बात करता हूँ।